morning students. Welcome to GKRE ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 6। बच्चों, आज हम आपके व्याकरण का 18वां पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका पाठ का नाम है अपठित बोध। देखो नाम पे ध्यान दो। अपठित यानी वो पद्यांश या वो गद्यांश जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा है, पहली बार हम पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। और पद्यांश या गद्यांश को पढ़कर जो भी पद्यांश दिया गया है, जो भी गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर समझ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं, ठीक है। ये देखो, गद्य का अर्थ होता है पाठ, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। गद्य का अर्थ होता है पाठ और पद्य का अर्थ होता है कविता, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे पेज नंबर 145 निकालिए। ठीक है, सारे बच्चे पेज नंबर 145 निकालिए। अब देखो, ये आपका 18वां पाठ है अपठित बोध, यानी एक ऐसा गद्यांश या एक ऐसा पद्यांश जो अपठित है, यानी नहीं, जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा है, और उस अपठित गद्य या पद्य को पढ़कर हमें उसका बोध करना है, यानी उसको समझना है, ठीक है। तो देखो, अभी सबसे पहले हम लोग अपठित गद्यांश, गद्य का अर्थ क्या होता है? पाठ, ठीक है। अपठित गद्यांश देखेंगे। देखो, अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश पढ़कर समझना जो कभी पहले ना पढ़ा गया हो, ठीक है। अपठित गद्यांश का अर्थ क्या है? अपठित गद्यांश यानी ऐसा गद्यांश जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा और उस गद्यांश को पढ़कर हमें समझना होता है, ठीक है। पढ़कर समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है। कुछ भी पद्य या गद्य कुछ भी पढ़कर समझना ये ज़रूरी होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। खाली पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता है। क्या हम वाकई समझ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं? समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये बोला गया है, पढ़कर समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है। इस कुशलता का विकास करने के लिए कुछ ऐसे गद्यांश दिए जाते हैं, ठीक है। ये जो कुशलता है, यानी किसी गद्य या पद्य को पढ़कर समझना, इस कुशलता के विकास के लिए कुछ गद्यांश दिए जाते हैं या कुछ पद्यांश दिए जाते हैं जो पहले पढ़े ना गए हों। इससे पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। जब हम अपठित गद्य या पद्य को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं तो इससे समझने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। इसीलिए आपके एग्जाम में अपठित गद्य या अपठित पद्य भी आता है। अब देखो, अपठित गद्य में क्या क्या आता है? गद्य यानी पाठ, ठीक है। गद्य में क्या क्या आता है? देखो, इसमें कहानी, भाषण, समाचार, अनुच्छेद कुछ भी पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं। देखो, कहानी, भाषण, अनुच्छेद, समाचार, ये सब गद्य में होता है, पैराग्राफ में होता है, ठीक है। कुछ भी पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं। यहाँ अभ्यास के लिए कुछ अंश दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये नीचे अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता चला। और इससे पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। अभी देखो, एक नीचे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे एक गद्य या पद्य दिया जाएगा, उसको पढ़कर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। दिया गया गद्यांश पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़कर समझिए, ठीक है। ये गद्यांश को पढ़कर इसके आधार पर जो प्रश्न लिखे गए हैं उनके उत्तर देने, ठीक है। गद्य को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो देखो, पढ़ते हैं, चलो। गद्यांश। टी 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 की तीखी आवाज़ के कारण टिटहरी पक्षी को सभी जानते हैं। मादा टिटहरी अपने अंडे घोंसले में नहीं देती, वह पथरीले झुरमुट वाले खुले मैदान में अंडे देती है। खुले में होने के कारण दूसरे परजीवी पक्षियों से इन्हें डर लगता है, ठीक है। ये जो टिटहरी, मादा टिटहरी होती है, टिटहरी एक पक्षी का नाम होता है।
आप सर्च करके देख लेना, आपको पता भी होगा टिटहरी पक्षी क्या होता है, टी 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 करके आवाज़ करती है। तो ये पेड़ में अंडे नहीं देते बेटा, ये ज़मीन में अंडे देती है, घास में, झुरमुट में, झाड़ी वाले खुले मैदान में अंडे देती है। और इसके कारण इसके अंडों को दूसरे पक्षियों से खतरा होता है, और इसीलिए टिटहरी के अंडों का रंग वहाँ की ज़मीन और वातावरण के अनुरूप होता है, ठीक है। और इसीलिए टिटहरी के अंडे सुरक्षित हो, इसीलिए टिटहरी का जो अंडा होता है वहाँ की ज़मीन और वातावरण के अनुरूप होता है, ठीक है। टिटहरी के जो अंडे होते हैं वो वहाँ की ज़मीन, यानी जिस जगह पर, जिस स्थान पर वो अंडे दे रही है वो थोड़ा मटमैला जैसा होता है, धब्बा 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 जैसा होता है उसके अंडे के ऊपर, ठीक है। तो दूर से ऐसा लगता है जैसा कुछ पत्थर है, अंडा तो बिल्कुल सफ़ेद होता है, वो अंडे जैसा दिखता ही नहीं है, जिससे उसकी पहचान छिप जाती है और अंडों की रक्षा हो जाती है। टिटहरी अपनी तीखी कर्कश आवाज़ से सभी को वहाँ से भगा देती है, ठीक है। टिटहरी की जो आवाज़ होती है वो तीखी और कर्कश, कड़वी सी होती है, टी 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 करके, ठीक है। कभी कभी वह चकमा देने के लिए अंडों के स्थान से दूर कहीं खड़ी हो जाती है, ठीक है। वो जहाँ पर अंडे देती है वो वहाँ पे खड़ी नहीं होके शिकारी पक्षियों को चकमा देने के लिए किसी दूसरी जगह पे खड़ी हो जाती है, मानो वह अपने अंडे सेने का काम कर रही हो। और दूसरे पक्षियों को देखकर ऐसे लगता है, जब दूसरे पक्षी टिटहरी को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अंडे वहाँ पर हैं और वो उस जगह पे जाते हैं। इससे शिकारी पक्षी धोखा खा जाते हैं और चिड़िया वहाँ जाती है शिकारी पक्षी, तो टिटहरी उसको भगा देती है। इस प्रकार से वो अपने अंडों की रक्षा करती है। टिटहरी अपने अंडों की रक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, ठीक है। हमने ये गद्य पढ़ा और आपको समझ में आ भी गया होगा बच्चों। जैसे कि मैंने आपको गद्य पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा समझाया भी, आपको थोड़ा बताया भी, लेकिन एग्ज़ाम में, परीक्षा में आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कोई नहीं होता। ये जैसे मैं पढ़ाने के बीच बीच में समझाती गई ना, वो आपको मन मन में करना पड़ता है, मन मन में समझना पड़ता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमने ये गद्य पढ़ा। अभी प्रश्नों का उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। पहला देखो, टिटहरी अपने अंडे कहाँ देती है? गद्य के हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? टिटहरी अपने अंडे कहाँ देती है? टिटहरी अपने अंडे पथरीले झुरमुट वाले खुले मैदान में देती है, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न, टिटहरी के अंडों का रंग मिट्टी जैसा क्यों होता है? टिटहरी के अंडों का रंग वहाँ की ज़मीन और वातावरण के अनुरूप होता है, जिससे वे परजीवी पक्षियों से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। टिटहरी के अंडों का रंग मिट्टी जैसा इसलिए होता है क्योंकि इससे वे अन्य परजीवी पक्षियों से सुरक्षित रहते हैं। अभी अगला प्रश्न देखो, टिटहरी के अंडों को किससे खतरा रहता है? इसका उत्तर होगा, टिटहरी के अंडों को परजीवी पक्षियों से खतरा रहता है। कुछ कुछ पक्षियाँ होते हैं ना बेटा, शिकारी पक्षी, जो दूसरे पक्षियों का अंडा तोड़कर खा लेते हैं, तो दूसरे परजीवी पक्षियों से खतरा रहता है। कुछ कुछ शिकारी पक्षी भी होते हैं, ठीक है। प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न, ठीक है। अभी चौथा प्रश्न देखो, टिटहरी अपने शत्रुओं को कैसे भगाती है? उत्तर होगा, टिटहरी अपनी तीखी कर्कश आवाज़ से अपने शत्रुओं को भगा देती है, ठीक है बच्चों। ये गद्य का हमने एक उदाहरण देखा। अपठित गद्य में क्या करते हैं हम लोग? अपठित गद्यांश में सबसे पहले हम लोग गद्य को पढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अपठित गद्य या अपठित पद्य को समझने का एक और तरीका है। देखो, सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि जो भी प्रश्न दिए गए हैं, या तो पहले आप उन्हें पढ़ लीजिए। फिर ऐसा करने से क्या होता है बेटा, पहले प्रश्नों को जान लेने पर ये हमें पता चल जाता है। पद्य को पहले प्रश्न पढ़कर उसके बाद हम लोग
गद्य या पद्य को पढ़ते हैं तो हमको पता चल जाता है कि अरे ये वाला प्रश्न तो हमको दिया गया है, तो इसी का उत्तर तो ये रहा। पढ़ते समय पता चल जाता है कि अरे ये प्रश्न तो हम, इस प्रश्न का तो उत्तर हमें देना है, इस प्रश्न का तो उत्तर यहाँ पर है। ठीक है, ये भी एक तरीका है। पहले या तो आप गद्य पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये है आप पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप गद्य को पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि अरे ये प्रश्न का उत्तर तो ये रहा। ठीक है, समझ में आया आपको? गुड। आगे देखो, 5वां प्रश्न, कभी कभी टिटहरी अपने अंडों से दूर क्यों खड़ी हो जाती है? टिटहरी अपने अंडों से दूर खड़ी हो जाती है ताकि शिकारी पक्षी धोखा खा जाएं और उन्हें लगे कि वह अपने अंडे सेने का काम कर रही है। ठीक है, उत्तर ना अपनी भाषा में लिखना है बेटा, आपको जो समझ में आया ना वो लिखना है। ठीक है, इस गद्यांश के लिए शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश के लिए क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या शीर्षक होना चाहिए? टिटहरी के अंडे। ठीक है, 7वां प्रश्न देखो, शिकारी शब्द में प्रत्यय पहचान करके लिखिए। प्रत्यय आगे लगता है कि पीछे लगता है? प्रत्यय शब्दांश शब्द के आगे लगता है या पीछे लगता है, बताओ? राइट, पीछे लगता है। ठीक है, तो शिकार में जब बड़ी ई की मात्रा लगी तो शिकारी बना, तो प्रत्यय क्या है? ई, बड़ी ई। ठीक है, हमने बता दिया। आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? गुड। अभी हम लोग अपठित पद्यांश पे आएंगे। मैंने पद्य का मतलब क्या बताया था? पद्य यानी कविता। ठीक है, पद्य यानी कविता और गद्य यानी पाठ। अपठित पद्यांश किसी कविता पद्य का वो अंश है जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। ठीक है, अपठित पद्यांश किसी कविता या पद्य का वो अंश है, वो हिस्सा है जो पहले हमने नहीं पढ़ा है, पहली बार हमको पढ़ने को मिला है। ठीक है, दिया गया पद्यांश ध्यान से पढ़िए और प्रश्नोत्तर समझिए। ठीक है, ये जो कविता का एक अंश दिया गया है इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये कविता जो है ये सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। अब ये आपके सिलेबस में भी है ना? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता है ना आपकी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में, याद आया? चलो, याद आया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अभी पहला प्रश्न देखो, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हमें दे दिए गए हैं ताकि हम समझ सकें कि अपठित गद्य या अपठित पद्य का उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ये समझने के लिए उत्तर दे रखा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है, परीक्षा में आता है, तो उत्तर आपको खुद समझ के, अपने बोध के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से पद्य को पढ़कर समझ करके उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्न पर आओ। पहला प्रश्न, कविता में किसके बारे में कहा गया है, किसके बारे में बताया गया है? बताओ, किसके बारे में बताया गया है कविता में? कविता में नन्ही चींटी के संघर्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है, कविता में नन्ही चींटी के संघर्ष के बारे में बताया गया है। बताया गया है ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कितनी बार फिसल कर गिर जाते, फिर भी वो अपना हिम्मत नहीं हारती और आखिरकार उसकी मेहनत हर बार नहीं होती, बेकार नहीं होती। तो वो जो चींटी है उसके संघर्ष के बारे में बताया गया है कि वो कितना संघर्ष करती है, कभी हार नहीं मानती, असफलता का सामना होने पर भी वो निरंतर प्रयास करती है। कितना कुछ सीख सकते हैं हम लोग चींटी से। ठीक है, दूसरा प्रश्न, नन्ही चींटी चढ़ती दीवारों पर 100 बार क्यों फिसलती है?
नन्ही चींटी चढ़ती दीवारों पर 100 बार क्यों फिसलती है? इसका उत्तर होगा, नन्ही चींटी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बार बार प्रयत्न करती रहती है। वो बार बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास क्यों करती है? क्यों करती है बार बार चढ़ने का प्रयास? ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, क्या नन्ही चींटी सफल होती है? क्यों? क्या नन्ही चींटी सफल हो जाती है पद्य के आधार पर? बताओ। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसका उत्तर होगा हाँ, नन्ही चींटी सफल होती है। क्यों? क्योंकि वह निरंतर कोशिश करती रहती है, निरंतर प्रयास करती रहती है। ठीक है। अभी चौथा प्रश्न देखो, कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। ठीक है। कविता से क्या संदेश मिलता है बताओ? कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, नन्ही, विश्वास, कोशिश शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। या आपने छोटी कक्षाओं में वर्ण विच्छेद सीखा होगा। सबसे पहले न, ठीक है, तो न आधा है, न को लेंगे। ठीक है, न आधा है, न में जब अ की मात्रा मिलेगी तब जाके वो न बनेगा। ठीक है। उसके बाद आधा न आया, फिर आधा न को हम लोग न के नीचे हलंत लगा के बताते हैं। ठीक है। फिर ही, तो ही कैसे बना? जब आधा ह में, ठीक है, जब आधा ह में ई, नाक से बोला ई मिला तो वो बना ही। ठीक है। अभी हम विश्वास पे आएंगे। वी, सबसे पहले वी लेंगे, तो वी कैसे बना? जब आधा व में छोटी ई मिली तो वो बन गया वी। ठीक है। अभी आधा श कैसे बना? आधा श के नीचे हलंत लगा देंगे तो वो आधा श बना है। ठीक है। और वा कैसे बना? अभी वा पे आएंगे। जब आधा व में आ की मात्रा मिली तो वो वा बना। ठीक है। अभी स कैसे बना? स तब बना जब आधा स में अ की मात्रा मिली तो वो स बना। ठीक है। अभी कोशिश, को कैसे बना? जब आधा क में ओ की मात्रा मिली तो वो बना को। और श्री कैसे बना? जब आधा श में छोटी ई की मात्रा, ये ई की मात्रा के नीचे हलंत लगाया ना बेटा, ये हलंत नहीं लगेगा, मात्राओं के साथ हलंत नहीं लगता। ठीक है। जब व्यंजन के नीचे हलंत लगेगा, क्योंकि व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर की सहायता से उच्चारण करते हैं। ठीक है। आप लोग जब वर्णमाला देखते हैं उसमें लिखा होता है ना, क, ख, ग, घ, सारा, तो क जो लिखा होता है ना वो आधा होता है। क जब हम बोलते हैं तो ये जो लिखा हुआ है इसमें मात्राएं मिली हुई हैं। किसकी? अ की। क, ख, ग, घ, म, च, छ, ज सुनाई देता है ना। वर्णमाला में जो ये पूरा जो लिखा होता है क, ख, ग, घ, उसके नीचे तो हलंत नहीं लगा होता ना। तो इसका मतलब ये है इन वर्णों के साथ अ की मात्रा लगी हुई है तभी जाके ये पूरा हुआ। अगर वर्णों के साथ मात्राएं नहीं लगी होती, जैसे क के आधा क के साथ अ की मात्रा, क कैसे बना? ये जो क है वो कैसे बना? जब आधा क में अ की मात्रा लगी तब वो जाके क बना। ठीक है। तो ये जो हम पढ़ते हैं वर्णमाला में, ये मात्रा को मिला करके, स्वर को मिला करके ये पूरा होता है। ठीक है। इसलिए हमको ऐसे दिखाई देता है। अभी
श कैसे बना? श जब आधा श में देखो हलंत यानी आधा, ठीक है, हलंत किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो वर्ण आधा है, ठीक है। श कैसे बना? जब आधा श में अ की मात्रा लगी तो वो बन गया श। समझ में आया? गुड, ठीक है। अभी पेज नंबर 147 में आ जाइए। अभी एक गद्य दिया गया है, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। एक बार एक कविता पढ़ने पर मुझे चांदी का कटोरा पुरस्कार के रूप में मिला। ये जो गद्य है ये महादेवी वर्मा की लेखनी में से कुछ अंश लिया गया है, थोड़ा छोटा सा हिस्सा लिया गया है, ठीक है। एक बार एक कविता पढ़ने पर मुझे चांदी का कटोरा पुरस्कार के रूप में मिला। महादेवी वर्मा कवित्री थी, पता है ना आपको, बहुत बड़ी कवित्री थी, कविता लिखती थी, गद्य भी लिखती थी वो। तो इन्होंने कहीं पर कविता पढ़ी होगी, प्रतियोगिता हुई होगी, तो पुरस्कार के रूप में, प्राइज के रूप में इनको चांदी का कटोरा प्राइज में मिला, पुरस्कार में मिला। बड़ा नक्काशीदार, नक्काशीदार यानी उसमें डिज़ाइन बना हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो पुरस्कार के रूप में इनको एक चांदी का कटोरा मिलता है। बड़ा नक्काशीदार और सुंदर था। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम बच्चे तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। अपने बचपन की बात बता रही हैं, ठीक है, कि जब ये छोटे थे, बच्चे थे, ये कवित्री जब बच्ची थी, महादेवी वर्मा जब छोटी थी, तो अपने जेब खर्च में से एक एक दो दो आने बचा करके रख लेते थे ताकि देश के लिए वो प्रयोग हो सके। जब गांधी जी आए उनके पास तो गांधी जी को वो उन पैसों को दे देती थी ताकि उन पैसों को देश के लिए प्रयोग किया जा सके। उस दिन बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई, ठीक है। उस दिन बापू के पास महादेवी जी जाती हैं तो अपना चांदी का कटोरा जो उन्हें पुरस्कार में मिला था वो भी लेके जाती हैं। मैंने कटोरा निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। बापू कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझे। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या करती? मैंने कटोरा दे दिया और लौट आई। दुख हुआ कि कटोरा लेकर कहते हैं, कविता क्या है? पर कविता सुनाने को उन्होंने कहा ही नहीं, ठीक है। कटोरा भी ले लिया गांधी जी ने, और उसके बाद पूछने की कविता क्या है। अच्छा बताओ कि कविता का मतलब क्या होता है, कविता क्या होता है, ऐसे मुझसे पूछा। महादेवी जी बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने कविता सुनाने के लिए मुझसे बोला ही नहीं। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला कटोरा मैंने बापू को दे दिया। आपको समझ में आया? तो उस दिन जब बापू आते हैं आनंद भवन में, तो बापू के पास जाती हैं महादेवी वर्मा और बोलती हैं कि मैंने कविता सुनाया था जिसके कारण मुझे ये कटोरा मिला है। तो बापू जी बोलते हैं, दिखाओ। तो महादेवी वर्मा उनकी तरफ कटोरा बढ़ा देती हैं। तो उन गांधी जी पूछते हैं, तुम क्या ये कटोरा मुझे दे रही हो, तू देती है इसे? तो अब मैं क्या करती? मैंने कटोरा दे दिया और लौट आई, ठीक है। वो महादेवी वर्मा उनको कटोरा दे देती हैं गांधी जी को और लौट आती हैं। लेकिन उनको इस बात का दुख होता है कि गांधी जी महादेवी वर्मा से पूछते हैं गांधी जी कि कविता क्या है। कविता सुनाने के लिए नहीं बोलते, वो पूछते हैं कि कविता क्या है, ये बताओ, तुमको पता है कविता क्या होती है? तो ये बात महादेवी वर्मा को खराब लग जाती है कि उन्होंने मुझसे ये कविता सुनाने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन कविता क्या है ये पूछा, ठीक है। चलो अभी प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। बापू कहाँ गए थे? बताओ, बापू कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बापू? बापू
आनंद भवन गए थे। बापू कहाँ गए थे? इसका उत्तर क्या होगा? बापू आनंद भवन गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, महादेवी जी को कटोरा क्यों मिला था? क्यों मिला था महादेवी जी को कटोरा? महादेवी जी को कटोरा कविता पढ़ने के लिए पुरस्कार के रूप में मिला था। ठीक है। महादेवी जी को कटोरा कविता पढ़ने के पुरस्कार के रूप में मिला था। उन्होंने कविता पढ़ी थी, इसलिए उन्हें कटोरा मिला था। उन दिनों, प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न, उन दिनों बच्चे देश के लिए क्या करते थे? क्या करते थे उन दिनों उन दिनों बच्चे जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। ठीक है। उन दिनों बच्चे अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। चौथा प्रश्न है, बापू ने कटोरा क्यों मांगा होगा? ये देखो, इसका उत्तर तो दिया नहीं गया है, पद्य में, गद्य में दिया नहीं गया है। इसको अपनी समझ के हिसाब से लिखना है। बापू ने कटोरा क्यों मांगा होगा? बापू ने कटोरा, बताओ, बापू ने कटोरा क्यों मांगा होगा? मुझे तो यही लगता है बापू ने कटोरा इसलिए मांगा होगा ताकि वो उस कटोरा को बेच करके, उस कटोरे को बेच करके देश के लिए पैसा जुटा सके, ताकि उन पैसों से देश की उन्नति हो सके। ठीक है। बापू ने कटोरा इसलिए मांगा होगा ताकि उस कटोरे को बेच करके उन पैसों का प्रयोग देश के लिए किया जा सके और ताकि देश की उन्नति हो। ठीक है। कटोरा देकर महादेवी जी को दुख और प्रसन्नता दोनों का अनुभव क्यों हो रहा था? उत्तर क्या होगा? कटोरा देकर महादेवी जी को दुख और प्रसन्नता का अनुभव क्यों हो रहा था? सबसे पहले दुख का बताएंगे। ठीक है। कटोरा देकर महादेवी जी को दुख इसलिए हुआ क्योंकि गांधी जी ने उनसे पूछा कि कविता क्या है, लेकिन उन्होंने कविता सुनाने के लिए नहीं कहा, और उन्हें प्रसन्नता इसलिए हुई, महादेवी जी को प्रसन्नता इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी तरफ से योगदान दिया था। ठीक है। देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए उन्होंने अपना पुरस्कार गांधी जी को दे दिया था, तो इस बात की उन्हें प्रसन्नता थी। इस अनुच्छेद के लिए शीर्षक लिखिए। ठीक है। ये जो अनुच्छेद दिया गया था, इसके लिए एक शीर्षक आपको खुद सोच करके देना है। एक मुलाकात हो सकता है, एक मुलाकात भी शीर्षक हम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मुलाकात ही हुई थी ना, आनंद भवन में बापूजी और बच्चों की मुलाकात हुई थी, तो एक मुलाकात ये भी हो सकता है। और देश के लिए दान, ये भी एक शीर्षक हो सकता है। जो भी शीर्षक आपको सही लगता है वो शीर्षक आप देंगे। ठीक है। ज़रूरी नहीं है मैंने जो लिखा है शीर्षक वही आप दें, आपको जो भी उस शीर्षक, अनुच्छेद पढ़कर शीर्षक ये होना चाहिए तो आप दे सकते हैं। ठीक है। धार प्रत्यय से बना शब्द गद्यांश में से खोजकर लिखिए। गद्यांश को पढ़कर उसमें से दार प्रत्यय से बना हुआ शब्द ढूंढ करके लिखना है। कौन सा शब्द है बताओ जिस शब्द में दार प्रत्यय लगा है? गद्य में नक्काशीदार। ठीक है। बड़ा, नक्काशीदार और सुंदर, इसे पूरा वाक्य बनाने के लिए कर्ता और क्रिया लगाइए। बड़ा, नक्काशीदार और सुंदर, इसे पूरा वाक्य बनाने के लिए कर्ता और क्रिया लगाना है। ठीक है। मुझे कर्ता हो गया, पुरस्कार मिला क्रिया हो गया,
मुझे बड़ा नक्काशीदार और सुंदर पुरस्कार मिला। ठीक है, हमने यहाँ इस वाक्य में कर्ता भी लगाया और क्रिया भी लगाया और इस तरीके से हमने इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया। ठीक है, अगला देखो, गद्यांश में से सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य प्रयोग कीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम मैं, मेरा, तेरा, उसका, तुझे, मुझे, मेरा, ये सारे सर्वनाम हैं। तो उस अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्दों को चुनकर उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। सर्वनाम शब्द देखो, मुझे सर्वनाम है और देखो हम सर्वनाम है, और वह, मैं, मैंने, तू, मुझे, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, तो इन सर्वनाम का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। मुझे से वाक्य बनाओ, कुछ भी, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, कोई भी वाक्य खुद बनाओ। हम से वाक्य बनाओ, हम सब बच्चे हैं। और वह से वाक्य बनाओ, वह सर्वनाम से। वह घर जा रहा है, वह खाना खाने आया। मैं सर्वनाम से वाक्य बनाओ, मैं घर जा रही हूँ या मैं विद्यालय जा रही हूँ। ठीक है, तो आप 4 सर्वनाम लेकर उनसे वाक्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, गद्य पद्य को पढ़कर समझ कर उत्तर किस प्रकार दिया जाता है आपको समझ में आया। अभी देखो पेज नंबर 148 में ये एक गद्य दिया गया है। गद्य यानी पाठ। ठीक है, गद्य दिया गया है, तो अभी गद्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, आपको खुद करना है, क्योंकि गद्य को पढ़कर समझ करके किस प्रकार से उत्तर देना आपको आ गया है, तो सारा नहीं बताऊंगी, ये आप खुद। और ये ग वाला अनुच्छेद भी